चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए अब थोड़ा सा। और अब तक हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे। ध्यान से एक एक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। सेल के बारे में पढ़ रहे थे और अब तक हमने सेल के बारे में इतना जाना कि जिस तरह एटॉम के बिना किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स बॉडी का निर्माण नहीं हो सकता है, परमाणु के बिना निर्जीव पदार्थों का निर्माण संभव नहीं है, ठीक उसी तरह कोशिकाओं के बिना हम सजीव पदार्थ के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जीवन की आधारभूत इकाई है और यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है, बोलना है थोड़ा पीछे चल जाइए, रिवर्स हो रहा है आवाज। ठीक है, तो उसके बाद हम कोशिकाओं की संरचना पर हम बात कर रहे थे। ठीक है, कोशिकाओं के संरचना पर बात करते करते ये समझे थे कि कोशिका को हम दो मुख्य भागों में बांटे हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को हम पुनः दो भागों में बांटे थे। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में कई तरह के सेल स्ट्रक्चर थे जो कोशिकाओं के लिए कुछ ना कुछ क्या करते थे दोस्तों, कार्य करते थे। और उन्हीं हम सेल के जो स्ट्रक्चर है दोस्तों उसे सेल ऑर्गेनल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव में, सेल के साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे सेल ऑर्गेनल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल, कोशिका अंगक कहते हैं। और ये कोशिका अंगक कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। और कहां तक हमने सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ लिए थे, बोलिए ऑनलाइन वाले, किस सेल ऑर्गेनल तक पढ़ लिए थे? आइए दोस्तों, तो आज हम नया सेल ऑर्गेनल और इसका नाम है गोल्जी बॉडी, ये देखने वाले। ठीक है, राइबोसोम बता दिए थे। जहां पढ़ा रहे पढ़ना, जी को नहीं पढ़ना भागो यहां से, सीधा निकल जाओ क्लास से, कोचिंग का कभी नहीं है पटना में। गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी क्या है दोस्तों, गोल्जी बॉडी यह एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसको अगर माइक्रोस्कोप से देखें, माइक्रोस्कोप से गोल्जी बॉडी दिखने में दोस्तों मुड़ा हुआ छड़ के समान प्रतीत होता है। ठीक है, मुड़ा हुआ छड़ के समान गुच्छे में प्रतीत होता है। ठीक है, गुच्छे में प्रतीत होता है। अगर गोल्जी बॉडी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे तो यह कैसे दिखाई पड़ता है, मुड़ा हुआ छड़ का गुच्छा। वही छड़ जिसको हम लोग दोस्तों सरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरिया, रॉड। तो मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं कौन, गोल्जी बॉडी। और इस मुड़े हुए गुच्छे को दो वैज्ञानिक, एक का नाम डाल्टन और दूसरा का नाम फेलिक्स था। डाल्टन और फेलिक्स नामक साइंटिस्ट ने
गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में यह पाए जाने वाले मुड़े हुए क्षण के संरचना को सिस्टर्नी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सिस्टर्नी नाम दिया है। तो कभी कभी गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्नियों का समूह समझ कह सकते हैं। अगर यह प्रश्न आ जाए कि सेल के अंदर में पाए जाने वाले सिस्टर्नियों का समूह कौन सा स्ट्रक्चर है, तो वो क्या होगा? गोल्जी बॉडी। तो आप गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर को मुड़े हुए क्षण के गुच्छे की समान भी कह सकते हैं और सिस्टर्नियों का समूह भी कह सकते हैं। सिस्टर्नियों का समूह भी कह सकते हैं। और इस सिस्टर्नियों के समूह में दोस्तों कहीं कहीं पर बड़े बड़े आकार के वेसिकल्स भी पाए जाते हैं। बड़े बड़े आकार के क्या पाए जाते हैं? वेसिकल्स भी पाए जाते हैं इस मुड़े हुए क्षण की संरचना में। और इस गोल्जी बॉडी को दोस्तों, इस गोल्जी बॉडी को सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। किसने खोजा था? कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। किसने खोजा था? कैमिलो गोल्जी नामक खोजा था। और कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इस स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ गया? गोल्जी बॉडी। हालांकि कैमिलो गोल्जी जो इटली के एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, इन्होंने इस संरचना को जब खोजा था तब उन्होंने इसका नाम इंटरनल रेटिकुलर एपरटस रखा था। कैमिलो गोल्जी ने जब खोजा था गोल्जी बॉडी को तो इसका नाम क्या रखा था? इंटरनल, ठीक है, रेटिकुलर एपरटस रखा था। ठीक है, इंटरनल रेटिकुलर एपरटस रखा था कैमिलो गोल्जी ने, अपने इसका खुद का नाम। लेकिन आगे चलकर वैज्ञानिकों ने इनके कार्य को महत्व देते हुए इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण कर दिया, गोल्जी बॉडी का। अब इस गोल्जी बॉडी सेल के लिए क्या काम करते हैं, तो दोस्तों पहली बात यह समझिए कि आज भी वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक गोल्जी बॉडी के संपूर्ण कार्यों को ठीक तरह से पता लगाने में सफल नहीं हुए हैं। यानी सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है इसके बारे में अभी भी कई सारे बात का पता लगाया जाना बाकी है। लेकिन अब तक के अनुसंधानों से जो पता चला है कि ये गोल्जी बॉडी जो है कोशिका के अंदर सभी प्रकार के पदार्थ, मतलब प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, लिपिड भी, वाटर भी, मिनरल्स भी, सभी प्रकार के पदार्थ का गोल्जी बॉडी कोशिका के अंदर जो है पैकेजिंग करता है। क्या करता है? पैकेजिंग करता है। क्या करता है दोस्तों? पैकेजिंग करता है। सभी प्रकार के पदार्थ को स्टोर करता है और समय पड़ने पर इन पदार्थों का सेक्रेशन करता है, श्रवण करता है, सेक्रेशन करता है, श्रवण करता था, बाहर निकालता। यानी कि कोशिकाओं के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पैकेजिंग करके अपने में क्या रखता है? यह स्टोर रखता है और जब जरूरत पड़ती है कोशिका द्रव को, उन पदार्थों को, तो ये उसे क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। यानी कि कमी हुई पदार्थों को जो सबसे ज्यादा स्रावित करते हैं वो कौन सा बॉडी करते हैं? वो गोल्जी बॉडी कहते हैं दोस्तों। इसलिए गोल्जी बॉडी का मेन सेक्रेशन ऑर्गेनल कहते हैं। श्रवण करने वाली मुख्य कोशिका अंगक कौन है? गोल्जी बॉडी है। श्रवण करने वाली मुख्य कोशिका अंगक कौन है? गोल्जी बॉडी है। क्या है? गोल्जी बॉडी। आपको कहेगा पैकेजिंग करने वाली मुख्य इकाई कौन है? गोल्जी बॉडी। स्टोरेज करने वाली मुख्य इकाई कौन है? गोल्जी बॉडी। सेक्रेशन करने वाली मुख्य इकाई कौन है? गोल्जी बॉडी। चाहे आप पैकेजिंग का बात कर लीजिए, चाहे आप स्टोरेज का बात कर लीजिए, चाहे आप सेक्रेशन का बात कर लीजिए, तीनों ही काम इसके द्वारा किए जाते हैं।
लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक को अब तक भी इन बातों का पता नहीं चला है कि अगर गोल्जी बॉडी इतने पदार्थों को अगर स्रावित करने की क्षमता रखता है तो आखिर ये पदार्थ पैक कैसे होते हैं, इन वस्तु पैक कैसे होते हैं, पैकेजिंग किस प्रकार से यह करता है इन पदार्थों को, इसका पता लगाया जाना अब भी बाकी है। तो एक काम तो गोल्जी बॉडी का आप समझ गए दोस्तों क्या है, पहला काम समझ गए ना। दूसरा काम है गोल्जी बॉडी का कि यह ट्रांसपोर्टिंग का भूमिका निभाता है। किसका? ट्रांसपोर्टिंग का, यानी परिवहन का। इससे पहले आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखे थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, क्या था दोस्तों? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो काम कर रहा था किसका? परिवहन का, ट्रांसपोर्टिंग का। लेकिन हम बात किए थे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह मुख्य रूप से प्रोटीन का ट्रांसपोर्टिंग करता है, सभी पदार्थों का नहीं करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी का तो ट्रांसपोर्टिंग का काम, परिवहन का काम, यानी कि कोशिका द्रव के भीतर में एक पदार्थों को कोशिका द्रव के एक भाग से दूसरे भाग ले आने जाने का मुख्य काम किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? गोल्जी बॉडी का किया जाता है। ये कार्य RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी द्वारा किया जाता है, लेकिन छोटे स्तर पर, व्यापक स्तर पर किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी बॉडी। तीसरा मुख्य काम दोस्तों, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाने में सहायक होता है। लाइसोसोम एक और कोशिका अंगक है, एक और सेल ऑर्गेनल है, और वह सेल ऑर्गेनल बनाने में सेल को मदद कौन करता है? गोल्जी बॉडी। यानी गोल्जी बॉडी के मदद से हमारा कोशिका एक नए प्रकार के सेल ऑर्गेनल अर्थात कौन? लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम क्या है दोस्तों? हम उस पर तुरंत आएंगे। तो लाइसोसोम के निर्माण में सेल को मदद करने वाला कौन है? परिवहन का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पैकेजिंग, स्टोरेज, सेक्रेशन का काम मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। और दोस्तों चौथा सबसे मुख्य काम कि यह जो है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये सब हमारे शरीर के ठीक तरह से काम करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन देख रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड देख रहे हैं, इस ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड का निर्माण कौन करता है सेल के अंदर? जिस तरह दोस्तों राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा था, जिस तरह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कर रहा था, ठीक उसी तरह ये गोल्जी बॉडी हमारे शरीर में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जैसे न्यूट्रिएंट का संश्लेषण करते हैं दोस्तों। अर्थात कोशिका के अंदर में इन पदार्थों का निर्माण करता है कौन? गोल्जी बॉडी। क्लियर हो गया? गोल्जी बॉडी के बारे में दोस्तों इतना ही याद रखना है कि गोल्जी बॉडी को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उस माइक्रोस्कोप में हमें वो मुड़े हुए छड़ के गुच्छों के समान दिखाई पड़ते हैं, मुड़े हुए छड़ के गुच्छों के समान दिखाई पड़ते हैं। दो वैज्ञानिक, एक का नाम डाल्टन और दूसरा का नाम फेलिक्स था। डाल्टन और फेलिक्स का माने तो उन्होंने छड़ के इन गुच्छों को सिस्टर्नी नाम दिया है। तो हम गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर को दो तरह से कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी सिस्टर्नियों का समूह है, ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी, या फिर गोल्जी बॉडी मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान। इस गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर का खोज इटली के महानतम डॉक्टर और अपने समय के प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कैमिलो गोल्जी ने किया था।
उन्हें ही सबसे पहले गोल्जी बॉडी सेल में दिखा था और उन्होंने यानी कैमेलो गोल्जी ने इसका नाम इंटरनल रेटिकुलर एपरटस रखा था। गोल्जी बॉडी का क्या नाम रखा था? इंटरनल रेटिकुलर एपरटस रखा था। लेकिन इनके योगदानों को देखते हुए इस स्ट्रक्चर का नाम इन्हीं के नाम पर गोल्जी बॉडी ही रखा गया। इनका कार्य महत्वपूर्ण पदार्थ ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के पदार्थों का पैकेजिंग करना, स्टोरेज करना और जब जरूरत हो उसका सेक्रेशन करना। यह हमारे कोशिका के अंदर सभी प्रकार के पदार्थों का क्या करते हैं? परिवहन का कार्य निभाते हैं। एक नए टाइप के सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम को बनाने में ये अपना योगदान देते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण कोशिका के भीतर किस भाग में होता है? गोल्जी बॉडी में। कहिए गोल्जी बॉडी में कोई दिक्कत है? अब नहीं ना। एक बार सरसरी निगाह दिखिए तो नोट्स पर, तब हम एक अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल से मुलाकात करवाते हैं दोस्तों, जिसका नाम क्या है? लाइसोसोम है। जिसका नाम क्या है? लाइसोसोम। चलिए, ऑनलाइन भी हम देख रहे हैं सबको। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, फालतू कमेंट नहीं करना है, बात नहीं करना है। सेक्रेशन का मतलब होता है स्रावित करना, कोई पदार्थ निकालना। जैसे ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया कि सेक्रेशन का मतलब क्या है, तो इसमें प्रोटीन क्या है? पैक है। मान लीजिए इसमें प्रोटीन क्या है? पैक। तो कोशिका द्रव्य में इससे प्रोटीन बाहर निकला तो उसको हम कहते हैं कि गोल्जी बॉडी ने सेक्रेशन कर दिया है या निकाल दिया, अपने आप से निकालना। क्लियर हो गया? तो हमको लगता है अब गोल्जी बॉडी में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए एक नए स्ट्रक्चर से मुलाकात करते हैं और यह स्ट्रक्चर दोस्तों हाय तौबा मचाने वाला स्ट्रक्चर, लाइसोसोम। एक बात लाइसोसोम के बारे में आप ठीक पहले समझ गए हैं कि इस लाइसोसोम का निर्माण सेल के भीतर गोल्जी बॉडी के मदद से होता है। लाइसोसोम का निर्माण सेल के भीतर गोल्जी बॉडी के मदद से होता है। और लाइसोसोम, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो ये आपको घनाकार थैलियों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह राइबोसोम का स्ट्रक्चर याद है ना आपको? छोटी छोटी थैली के समान था। राइबोसोम का स्ट्रक्चर छोटी छोटी थैलियों के समान था। उसी तरह अगर हम लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को देखें दोस्तों, तो लाइसोसोम भी थैलियों के समान संरचना है। लाइसोसोम भी थैलियों के समान संरचना है, लेकिन कहिए कि इसकी आकृति एक जैसी स्थिर नहीं रहती है। ये थैली बदलते रहता है, लेकिन जब ये थैली स्थिर होता है तब ये माइक्रोस्कोप में कैसा दिखाई देता है? घनाकार ही दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? नहीं तो यह थैली बदलकर कभी गोल हो गया, कभी आयताकार हो गया, वर्गाकार हो गया, इस तरह से बदलते रहता है। बहुरूपता को दर्शाने वाला स्ट्रक्चर है कौन? लाइसोसोम। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम जो है उसकी आकृति थैली के समान है। स्थिर रहने पर लाइसोसोम की थैली घन आकार दिखाई देता है, क्यूब शेप्ड दिखाई देता है।
और दोस्तों ये थैली बड़ी खतरनाक होता है। लाइसोसोम के इस थैली में दोस्तों कई प्रकार के 20-21 प्रकार के बहुत ही पावरफुल एंजाइम भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? इस लाइसोसोम के थैली में दोस्तों, लाइसोसोम के थैली में बहुत ही 20-21 प्रकार के एंजाइम भरे पड़े होते हैं। और इस लाइसोसोम के थैली के अंदर कोई एक टाइप का एंजाइम नहीं रहते हैं, कई टाइप के एंजाइम रहते हैं। और कई टाइप के एंजाइम को दोस्तों सम्मिलित रूप से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। और ये कई बार पूछा गया है कि लाइसोसोम के भीतर जो एंजाइम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो इस लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम रहते हैं दोस्तों? और हाइड्रोलाइटिक कोई एक एंजाइम नहीं है, ये लाइसोसोम के भीतर रहने वाले समस्त लाइसोसोम को सम्मिलित रूप से कहते हैं। और यह लाइसोसोम दोस्तों इतना पावरफुल होता है कि बाय चांस अगर ये मान लीजिए दोस्तों कि बाय चांस आपका ये सेल है, ये क्या है? सेल है। मान लीजिए कि ये सेल है और सेल के बीच में न्यूक्लियस है। सेल के बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बीच में मान लीजिए कि ये लाइसोसोम का थैली है, ये लाइसोसोम का थैली है, ये लाइसोसोम का थैली है। भरा हुआ है क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ। क्या? अगर किसी कारण बस मान लीजिए कि ये थैली फटा तो ये सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव में फैल जाएगा। और अगर यह लाइसोसोम का पावरफुल एंजाइम कोशिका द्रव में फैल जाएगा तो जितने भी सेल स्ट्रक्चर है, अब तक आप जितने भी पढ़े हैं सेल स्ट्रक्चर, आगे जितना पढ़िएगा सबको नष्ट कर देता है ये एंजाइम। और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि लाइसोसोम का यह एंजाइम सबको तो नष्ट करता ही करता है, खुद भी अपने एंजाइम से अपना ही मौत हो जाता है इसका। यानी खुद ये अपने एंजाइम से अपनी भी सुरक्षा नहीं कर पाता है, खुद भी मर जाता है। और दोस्तों जब सेल का सारा कुछ ही नष्ट हो गया तो क्या लगता है कि सेल जिंदा होगा, जिंदा रह पाएगा? यानी कि लाइसोसोम की थैली फटने से सेल की मृत्यु हो जाती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि लाइसोसोम अपने एंजाइम से खुद अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाता है, वो खुद भी मर जाता है। और यही कारण है कि लाइसोसोम को सेल का सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है यह बात आप समझे कि नहीं समझे? हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? ये खतरनाक एंजाइम, तो समझ गए लाइसोसोम। अब आइए ये लाइसोसोम के कार्य क्या है? लाइसोसोम के कार्य क्या है? स्वाभाविक है कि इसमें घातक एंजाइम भरे पड़े हुए हैं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है कि अगर कोई हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हानिकारक सूक्ष्मजीव अगर कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर जाए तो लाइसोसोम अपने इस घातक एंजाइम से वो सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं। यानी कि हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से कोशिकाओं को सुरक्षा देने वाली जो सेल ऑर्गेनल है दोस्तों, वो कौन है?
लाइसोसोम और वायरस और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों से लाइसोसोम इसलिए सुरक्षा कर पाता है कि इसके पास एक से एक हथियार है। ठीक है, यही सब छोड़ करके यह उसे खत्म कर देता है। दूसरी बात यह है, दूसरा, पहला कार्य तो आप समझ गए। दूसरा कार्य है दोस्तों कि सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं ना, सबकी काम करने की एक क्षमता होती है और उसके बाद वो मर जाते हैं और नए संरचनाएं बनती है। जैसे सेल के अंदर राइबोसोम है, सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो सभी राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो समय समय पर मृत होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। तो जो सेल ऑर्गेनल कोई काम लायक नहीं रहता है, लाइसोसोम उस पर जा करके अपना एंजाइम छोड़ देता है। वो जो है आपको डाइजेस्ट हो जाता है, अंदर में अंदर वो खत्म हो जाता है और फिर कोशिका झिल्ली के वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी कि अंदर में साफ सफाई रखने की भी जिम्मेदारी किसकी है? लाइसोसोम को। जहां देखा गंदा है वहां छोड़ा हाइड्रोलाइटिक साफ हो गया। कोशिका को अंदर से साफ सुथरा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी किस पर है? लाइसोसोम की। और जब कोशिका का अंतिम समय आता है, जब कोशिका का अंतिम समय आता है, कोशिका खुद ही अपना आयु पूरी कर लेती है, तो कोशिका तो मरेगा। तो कोशिका मरता कैसे है? तो लाइसोसोम ही उसका क्या होता है, पट जाता है। यानी अनुकूल समय आते ही, अर्थात कोशिका की आयु समाप्त होते ही, कोशिका को मारने का भी काम लाइसोसोम ही करता है। यानी कोशिका खुद जो नष्ट होगी वो भी लाइसोसोम की सहायता से ही नष्ट होगी। तो लाइसोसोम हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से कोशिकाओं को सुरक्षा देता है, या भीतर से कोशिकाओं को साफ सुथरा बनाए रखता है, और ये आवश्यक रूप से कोशिका को खुद मरने में भी भूमिका निभाता है लाइसोसोम। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? लाइसोसोम की आकृति थैली के समान होती है, लेकिन लाइसोसोम की थैली की रचना एक जैसी नहीं रहती है। ये बहुरूपता को दर्शाते रहते हैं, लेकिन जब भी यह स्थिर होती है, यह थैली कैसी दिखाई देती है? और ये थैली जो होती है लाइसोसोम की, इसमें कई प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं, जिसे सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इतने पावरफुल होते हैं कि ये सभी सेल ऑर्गेनल को तबाह कर सकता है और खुद भी इसे क्या हो सकता है, मर सकता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली। और कार्य समझ ही गए हैं। लाइसोसोम के कितने कार्य पड़े हैं? 3 कार्य पड़े हैं। आशा करते हैं गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम दोनों आप समझ चुके होंगे। बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझिए। बायोलॉजी पढ़ने में हमसे कुछ लेट जरूर लगेगा, लेकिन जिस दिन अंत होगा बायोलॉजी पूरा अंत होगा, उसके बाद बायोलॉजी में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। क्या? हाँ हाँ, ना वो तो नया कोशिका बनने के कारण। जब भी नया परत बनेगा तो नया कोशिका बनेगा, तब होगा। ठीक है, तो उसको वो जो घाव जो भरता है वो कोशिका विभाजन के कारण बढ़ता है। कोई दिक्कत? आइए हम एक तीसरे सेल ऑर्गेनल की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा सेल ऑर्गेनल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक एक चीज समझ में आना चाहिए। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण कहां होता है? गोल्जी बॉडी में होता है। लाइसोसोम के निर्माण में कौन सहायता करता है? गोल्जी बॉडी करता है। बैक्टीरिया और वायरस से सेल को कौन बचाता है? लाइसोसोम बचाता है। आइए माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों,
अब तक हम जितने सेल स्ट्रक्चर को पढ़े हैं दोस्तों, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे बड़ा है। अगर पौधे को आप हटा दीजिए और केवल जंतु कोशिका की ही अगर बात करिए, अर्थात केवल किसकी बात करिए, एनिमल किंगडम की ही बात करिए, सॉरी एनिमल का ही बात करिए, एनिमल सेल का बात करिए, तो एनिमल सेल के अंदर जितने भी सेल स्ट्रक्चर होते हैं या जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, उसमें सबसे बड़ा कौन होते हैं, सबसे बड़ा। और माइटोकॉन्ड्रिया न सबसे बड़ा होता है, बल्कि यह कोशिका के भीतर बहुत ही विकसित सेल ऑर्गेनल है। जितना विकास कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नामक सेल ऑर्गेनल का होता है दोस्तों, उतना किसी और का नहीं होता है। और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो यह आपको दोहरी परत का बना हुआ दिखाई देता है। ठीक है, दोहरी परत का बना हुआ दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया पर डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन। अभी तक ने आपने जितने भी सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर कितना लेयर था, एक झिल्ली, एकल झिल्ली से बनी हुई थी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम एकल झिल्ली की बनी हुई थी। गोल्जी बॉडी एकल झिल्ली की बनी होती है। राइबोसोम पर तो कोई झिल्ली नहीं थी। तो अब तक जितने सेल ऑर्गेनल हम पढ़े हैं, उसमें सब पर एक लेयर मेम्ब्रेन है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जिस पर झिल्ली का कोई आवरण नहीं है। लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया की बात करिएगा दोस्तों, इस पर डबल लेयर मेम्ब्रेन, मतलब यह ज्यादा विकसित है, तब ना है डबल लेयर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्लियों की बनी होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन की बनी होती है। कितनी मेम्ब्रेन की बनी होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन की बनी होती है। बाहर वाला को आउटर मेम्ब्रेन, भीतर वाला को इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर का जो ये भाग है दोस्तों, ये भीतर का भाग, इस भीतर के भाग को कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और भीतर के भाग को नहीं सर, इस भीतर में जो कुछ भी है सब क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और यह इस भीतर में ठीक वैसा ही पदार्थ पाया जाता है जैसा कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव के समान पदार्थ इस माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर में, अर्थात किसमें, मैट्रिक्स में पाया जाता है। ये भारे होते हैं। और इतना ही नहीं, इस मैट्रिक्स में कई प्रकार के मिनरल्स, डीएनए, आरएनए, ढेर टाइप का एंजाइम, इतने चीज भरे होते हैं दोस्तों कि लगता है क्या कि सेल के अंदर एक और सेल है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया एक इतनी डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल है सेल के भीतर कि हम इसे सेल के भीतर का सेल कह सकते। अब आइए इस माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर लेयर है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर लेयर है, इस इनर लेयर पर जगह जगह पर उंगली के समान स्ट्रक्चर निकले रहते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, जगह जगह पर क्या होते हैं, उंगली के समान स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, या उंगली के समान उभार निकले रहते हैं। उंगली के समान क्या निकले होते हैं, उभार। ये है, यहां पर ऐसे उभार पाया जाता है पूरे अंदर में। अब सब समान नहीं रहता है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली से उंगली के समान दोस्तों उभार जैसी संरचनाएं निकली रहती है, उभार जैसी संरचनाएं निकली रहती। बाहरी झिल्ली की भीतरी झिल्ली से
भीतरी झिल्ली से। किस झिल्ली से? भीतरी झिल्ली से बाहर निकलती होती। किस झिल्ली से दोस्तों? अब इस भीतरी झिल्ली से जो उंगली के समान स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, इस संरचना को कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में उंगली के उभार जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है और इसी इकाई के अंदर हमारे सेल के अंदर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? रिस्पायरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? श्वसन की प्रक्रिया संपन्न। क्लियर हो गया? समझ गए बात को? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर या माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बड़ा फंक्शन या कार्य जो है वह क्या है? श्वसन है। श्वसन समझते हैं ना? नहीं समझते हैं दिक्कत नहीं, आगे हम समझेंगे। ध्यान रखिएगा, सांस लेना और छोड़ना श्वसन नहीं है, बल्कि श्वसन का एक छोटा सा हिस्सा है। श्वसन वह प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ संपन्न होता है। और श्वसन की प्रक्रिया में भोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। और एटीपी ही हमें क्या देती है? तो श्वसन जो हमारे प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के भीतर होता है, यह श्वसन कोशिकाओं के भीतर कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब आप कहिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही श्वसन क्यों होता है और सब सेल ऑर्गेनल के भीतर श्वसन क्यों नहीं होता है? इसका भी कारण है दोस्तों। श्वसन को संपन्न कराने के लिए कुछ खास प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है। श्वसन को संपन्न कराने के लिए कुछ खास प्रकार के एंजाइम चाहिए। और वो एंजाइम की अगर बात करिएगा केवल कहां पर है? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में ये श्वसन होता है। अन्य कोशिका के किसी भी भाग में इस एंजाइम का अभाव है, इसलिए वहां पर श्वसन संभव नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बड़ा कार्य कि यहां क्या संपन्न होता है? श्वसन के दौरान क्या बनता है, अर्थात क्या बनता है? और ये ऊर्जा न सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, बल्कि ऊर्जा बनकर माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही स्टोर रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान न सिर्फ ऊर्जा का निर्माण होता है, बल्कि निर्मित ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है। कहां पर? और ऊर्जा के संचित रहने के कारण इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है कि यहां ऊर्जा बनता भी है, ऊर्जा स्टोर भी होता है। और यही सबसे बड़ा कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो क्लियर हो गया? एक एनिमल सेल के भीतर की जो सबसे डेवलप्ड और सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है वह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली कितने लेयर की? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर के भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में उंगली के समान के उभार को क्या कहते हैं? कोशिका के भीतर श्वसन कहां पूरा होता है? कोशिका के भीतर श्वसन कहां पूरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। या आपसे पूछे कि श्वसन को संपन्न कराने वाला एंजाइम कोशिका के भीतर कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में है। और माइटोकॉन्ड्रिया में न सिर्फ ऊर्जा का निर्माण होता है, बल्कि निर्मित ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या रहते हैं? संचित। क्लियर हो गया? अब वैज्ञानिक को देख लीजिए। वैज्ञानिक के बारे में दोस्तों बताने की कोई जरूरत नहीं है कि खोजा कौन, खोजा कौन, क्योंकि वो सब याद करने वाला तथ्य है।
अब हम आपको याद कर कर बताए, इससे अच्छा है आप खुद ही याद कर लीजिए क्या। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? रिचर्ड अल्टमान ने, और उसका नाम क्या रखा? बायोब्लास्ट। आगे चलकर बेंडा ने उसका नामकरण क्या कर दिया? माइटोकॉन्ड्रिया रखा। आगे चलकर किंग सबरी ने सबसे पहले पता लगाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन पूरा होता है। सेल के भीतर श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होते हैं। यह बात सबसे पहले किंग सबरी नामक साइंटिस्ट को लगा था, और आगे चलकर बारबर्ग ने यह क्लियर किया कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो श्वसन पूरा होता है दोस्तों, वह इसलिए कि श्वसन को संपन्न कराने वाले एंजाइम भी माइटोकॉन्ड्रिया के ही भीतर है। वह एंजाइम और किसी भी सेल ऑर्गेनल में नहीं है कि वहां पर श्वसन पूरा होगा। क्लियर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक ऐसी संरचना के बारे में हम जानेंगे जिससे एनिमल किंगडम के जीवों को कोई फायदा नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड में एनिमल का अस्तित्व जो है इसी सेल ऑर्गेनल को लेकर है। आखिर ये कौन सी महत्वपूर्ण है दोस्तों? महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल है तो ये कौन है? प्लास्टिड। लवक। एटीपी के बारे में, एटीपी क्या है? एटीपी एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स है जो 3 फॉस्फेट अणुओं के साथ और एडिनिन नामक विटामिन के साथ मिलकर बने होते हैं। ठीक है। एक प्रश्न है कि एटीपी क्या है? तो एटीपी एक का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और ट्राइफॉस्फेट का मतलब 3 फॉस्फेट अणु जुड़ा हुआ है। और एडिनिन जो है, ठीक है, एडिनिन गड़बड़ा गया है। एडिनिन जो है, ठीक है, एडिनिन जो है यह एक खास प्रकार का विटामिन है। ठीक है, एडिनिन क्या एक प्रकार का, और इसकी कभी कमी नहीं होती है दोस्तों हमारे शरीर में। अगर किसी कारणवश हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाए तो एटीपी निर्माण बाधित हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाए? एडिनिन की। तो एटीपी एक मॉलिक्यूल्स है, जिस तरह से जल एक मॉलिक्यूल्स है, जिस तरह से कैल्शियम कार्बन एक मॉलिक्यूल्स है, ये भी मॉलिक्यूल्स है, और थोड़ा ये हमारे शरीर से रिलेटेड है तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स तो है ही। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, और यह 3 फॉस्फेट अणुओं से मिलकर बना होता है। और इसकी खासियत यह है कि इसी रूप में हमारा कोशिका ऊर्जा का उपयोग भी कर सकता है और ऊर्जा को स्टोर भी कर सकता है। यानी इसका निर्माण हमारे श्वसन के दौरान होता है। अन्य किसी भी तरह से शरीर में एटीपी का निर्माण संभव नहीं है, केवल और केवल श्वसन। और हमारा सेल ऊर्जा का जिस रूप में उपयोग करेगा वो क्या है? एटीपी। आप भोजन कर लेते हैं, खा के पच जाता है, क्या उससे ऊर्जा मिल जाएगा? नहीं। जब वो पचा हुआ भोजन सेल के भीतर पहुंचेगा, फिर वो पचा हुआ भोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा श्वसन के दौरान, तब जाकर बनेगा किया, और तब जाकर आपको प्राप्त होगा किया। खा लीजिए भर पेट, कहिए सांस नहीं लीजिएगा, देखिएगा जिंदा रह पाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा खाना से, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा, पचा हुआ भोजन रिएक्ट करेगा, तब बनेगा एटीपी, तब मानव जिंदा रह पाएगा। क्लियर है? समझ गए? एक नए स्ट्रक्चर पर आते हैं दोस्तों, और इसका नाम क्या है? प्लास्टिड। चलिए आते
आते हैं प्लास्टिड के बारे में पढ़ते दोस्तों। प्लास्टिड केबल और केबल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। किसमें? एनिमल सेल में पाए नहीं जाते, केवल प्लांट सेल। और ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है दोस्तों। प्लास्टिड क्या है? सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है ये प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा। चूंकि एनिमल सेल में तो यह रहता ही नहीं है, तो इसीलिए हम एनिमल सेल के संदर्भ में बोले थे कि एनिमल सेल के भीतर का जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्लास्टिड सभी सेल ऑर्गेनलों में सबसे बड़ा है, और यह केबल कहां पाया जाता है? प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लास्टिड, केबल और केबल प्लांट सेल में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्लांट के विभिन्न भागों में, प्लांट के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, प्लांट के विभिन्न भागों के कोशिका में एक तरह का प्लास्टिड पाए नहीं जाते। ये प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि प्लांट के विभिन्न भागों के कोशिका में एक तरह का प्लास्टिड नहीं रहता है। प्लांट के विभिन्न भागों में जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, हर एक भाग तो कोशिकाओं से निर्मित है। क्या उन सभी कोशिका में एक ही तरह का प्लास्टिड होता है? नहीं। पौधे के विभिन्न भागों के कोशिका में 3 तरह के प्लास्टिड हो सकते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के प्लास्टिड हो सकते हैं। एक आपको कोलोरोप्लास्ट, दूसरा है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा है आपका क्रोमोप्लास्ट। विभिन्न प्रकार के भागों के कोशिकाओं में, पौधे के विभिन्न प्रकार के भागों की कोशिका में कितने टाइप का लाइसोसोम मिलेगा? प्लास्टिड मिलेगा। सॉरी, लाइसोसोम नहीं, कितना मिलेगा? प्लास्टिड। 3 प्रकार का। अब अगर अलग अलग भागों में दोस्तों अलग अलग प्रकार का प्लास्टिड है, तो पहले ये हमें समझ लेना पड़ेगा कि किन भागों के कोशिका में कैसा प्लास्टिड है। पौधे के वे सभी भाग जो देखने में आपको क्या लगते हैं? हरे लगते हैं, निश्चित ही उन भागों के कोशिकाओं में क्या है? क्लोरोप्लास्ट। पौधे के समस्त हरे भागों के कोशिकाओं, हरे भागों वाले क्षेत्र के कोशिकाओं में कौन से प्लास्टिड पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट पौधे के उन भागों के कोशिका में पाए जाते हैं जो सूर्य प्रकाश से दूर रहते हैं, जो सूर्य प्रकाश से दूर रहते हैं। पौधे के ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। उन भागों के कोशिकाओं में कौन सा प्लास्टिड? अब कहिए कि पौधे का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से दूर रहते हैं? जड़ हो गया, क्या हो गया? जड़ हो गया। और कुछ भूमिगत तनाव है, कुछ भूमिगत तनाव है, यानी कुछ तनाव भी ऐसा है जो मिट्टी के भीतर में रहते। जैसे आपको आलू के बारे में पता है, प्याज के बारे में पता है, ये सब जड़ नहीं है, ये सब क्या है? तनाव है। अब आप कहिएगा कि आलू प्याज मिट्टी के भीतर है, जड़ कह दीजिएगा तो क्या दिक्कत है? तनाव काहे कह रहे हैं? तो कारण है दोस्तों, तनाव की अपनी एक परिभाषा है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको मालूम चल जाएगा कि मिट्टी के अंदर ढेर चीज ऐसा है जो जड़ नहीं है, तनाव है। तो ये भूमि के अंदर रहने वाले तनाव है, और ये भूमि के अंदर है तो निश्चित ही प्रकाश से क्या है? दूर है। और प्रकाश से दूर जो भी भाग है उन भागों के कोशिका में क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट।
और पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त और कोई भी रंग है, ठीक है, जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, चटकदार लाल हो गया, चटकदार पीला हो गया, सभी हरे भाग के अतिरिक्त, हरे रंग के अतिरिक्त पौधे में और कोई भी रंग अगर आप देख लेते हैं तो वह किसके कारण है? क्रोमोप्लास्ट। सारा टमाटर का पेड़ हरा है, टमाटर लाल है, टमाटर के कोशिका में क्या है? क्रोमोप्लास्ट। हरे रंग के अतिरिक्त अन्य किसी भी रंग का पौधे में फूल हो या फल हो या और कोई भाग हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्रोमोप्लास्ट। क्लियर है दोस्तों? तो क्या पौधे के समस्त भागों में एक तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं? एक तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप के प्लास्टिड पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न भागों में कितने प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं? 3 प्रकार का। हरा प्लास्टिड किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश से दूर रहने वाले भागों में, यानी जड़ों में कैसा प्लास्टिड, भूमिगत तनों में कैसा प्लास्टिड, रंगीन भागों में कैसा प्लास्टिड? क्रोमोप्लास्ट। रंगीन भागों में क्रोमोप्लास्ट। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि तीनों ही प्लास्टिड में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पौधों के लिए वो है क्लोरोप्लास्ट। 3 प्रकार के प्लास्टिड है, ठीक है, 3 प्रकार के प्लास्टिड है। उन 3 प्रकार के प्लास्टिड में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्लोरोप्लास्ट सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट क्या है? सबसे। अब क्लोरोप्लास्ट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा क्या कारण है? कारण यह है कि इस क्लोरोप्लास्ट के भीतर में दोस्तों क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट के भीतर में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आरबीसी के भीतर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक उसी तरह क्लोरोप्लास्ट के भीतर में क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है जी, उसी तरह क्लोरोफिल के कारण क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? यानी एकदम दोनों मिलता जुलता है। तो तीनों ही प्रकार के प्लास्टिड में जो सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि इसके भीतर में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके भीतर में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल का क्या महत्व है दोस्तों, ये आप जानते होंगे कि इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण संभव है। इस क्लोरोफिल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता है। और अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन रहेगा? ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे? कोई भी रहेगा? सब मर जाएगा। यानी जीवन का आधार है प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण का आधार है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल होता है कहां? और इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिड। तो आइए, इतने जब महत्वपूर्ण है तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उठाकर देखें तो उस माइक्रोस्कोप में क्लोरोप्लास्ट कैसा नजर आता है। तो आइए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर को अगर हम समझेंगे तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर में जो क्लोरोफिल है आखिर कहां पर है, भीतरी किस भाग में क्लोरोफिल है। आइए अब समझते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर दोनों ही तीनों ही प्लास्टिड का लगभग एक ही समान होता है। स्ट्रक्चर तीनों ही प्लास्टिड का लगभग एक ही समान आता है। अंतर है कि उस एक में क्लोरोफिल है, बाकी 2 में क्लोरोफिल नहीं है। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो यह भी एकदम माइटोकॉन्ड्रिया के समान दिखाई देगा, दोहरी झिल्ली की तरह।
यानी कहिएगा कि प्लास्टिड भी किसके तरह विकसित है, और माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा ही विकसित है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर, क्लोरोप्लास्ट भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर, क्लोरोप्लास्ट भी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये जो भीतर का भाग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर के भाग को हम मैट्रिक्स बोले थे, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मैट्रिक्स। लेकिन इस क्लोरोप्लास्ट के भीतरी भाग को एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर के भाग को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग को हम मैट्रिक्स बोले थे। क्लोरोप्लास्ट के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा। और एस्ट्रोमा भी खाली नहीं है दोस्तों, इसमें भी डीएनए है, इसमें भी कोशिका द्रव के समान पदार्थ भरे हुए हैं। आपको पहले बता दी कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ एक समान, या प्लास्टिड तो माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ ज्यादा ही डेवलप्ड होता है। इसके अंदर भी डीएनए होता है, इसके अंदर भी आरएनए होता है। ये भी कोशिका द्रव के समान पदार्थों से क्या रहते हैं? भरे पड़े रहते हैं, भरे पड़े रहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये जो एस्ट्रोमा वाले भाग है दोस्तों, एस्ट्रोमा वाले भाग है, इसमें जगह जगह पतली धागाएं फैली रहती है। क्या रहती है? पतली पतली धागाएं फैली रहती है, या फाइबर के समान स्ट्रक्चर फैली रहती है, पतली पतली। और ये जो फाइबर के समान पतली पतली स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसको कहते हैं एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा, एस्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट के भीतरी भाग जिसको हम एस्ट्रोमा बोले हैं, उसमें जो लंबे लंबे फाइबर के समान स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। फाइबर के समान जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। एस्ट्रोमा लैमेली पर जगह जगह, ठीक है, एस्ट्रोमा लैमेली पर जगह जगह थैली के समान रचनाओं का गुच्छे भरे रहते हैं। थैली के समान रचनाओं का क्या भरे रहते हैं दोस्तों? गुच्छे भरे रहते हैं। थैली के समान रचनाओं का क्या भरे रहते हैं? गुच्छे भरे रहते हैं। ये सब एस्ट्रोमा लैमेली से ये थैली का गुच्छा क्या होता है? जुड़ा होता है। और ये थैली दोस्तों एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है। ठीक उसी तरह जैसे चाउमीन के दुकान पर प्लेट रखा हुआ देखे हैं, प्लेट पर प्लेट, प्लेट पर प्लेट, प्लेट पर प्लेट, ठीक उसी तरह थैली पर थैली, थैली पर थैली, थैली पर थैली। इसी तरह पूरा एस्ट्रोमा जो है, एस्ट्रोमा लैमेली के ऊपर थैली के ऊपर थैली, थैली के ऊपर थैली, थैली के ऊपर थैली, पूरे क्लोरोप्लास्ट के भीतर भरे होते दोस्तों, पूरे क्लोरोप्लास्ट के भीतर भरे होते। अब ये जो थैली के समान स्ट्रक्चर है, ठीक है, थैली के समान जो स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं थैलेक्वाइड। क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अरे बोर्ड का सिस्टम गड़बड़। आवाज जा रहा है ना? ये जो जगह जगह है, इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा, सॉरी, इसको कहते हैं थैलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? थैलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड कहते हैं। अब देखिए कि ये जो एक एक थैली है, इसको क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड। और थैलेक्वाइड के समूह को, यानी कि ये पूरा थैलेक्वाइड को ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। थैलेक्वाइड के पूरे समूह को क्या कहते हैं?
गेरेनम कहते हैं। थैलेक्वाइड के पूरे समूह को क्या कहते हैं? गेरेनम कहते हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिए कि ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो थैली है जिसको हम क्या बोले? थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड के ग्रुप को क्या बोले? गेरेनम। ये जो थैलेक्वाइड की थैली है, ये जो थैलेक्वाइड की थैली है, इसी थैली में रहता है क्या? क्लोरोफिल। इसी थैली में क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। इसी थैली में क्या रहता है दोस्तों? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के समूह को क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक थैलेक्वाइड के थैली में जितने क्लोरोफिल का मोलिक्यूल्स रहता है, सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हमको लगता है कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे। क्लोरोप्लास्ट कितने लेयर मेम्ब्रेन से? अभी तक 2 लेयर मेम्ब्रेन से एक और पढ़ चुके हैं, माइटो। तो ये भी याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी कि लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, सब कुछ क्रोमोप्लास्ट भी, सभी कितने लेयर मेम्ब्रेन के बने होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के भीतरी भाग को एस्ट्रोमा में फैले हुए लंबी लंबी फाइबर के समान स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। एस्ट्रोमा के भीतर फैले लंबी लंबी फाइबर के समान स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। और थैली के समान स्ट्रक्चर को और थैली के समूह को गेरेनम कहते हैं। और इसी थैलेक्वाइड के थैली में क्लोरोफिल बंद रहता है, और क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण संभव होता है। क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संवेलन संपन्न होता है। कोई दिक्कत? समझ गए ना? तो क्लोरोप्लास्ट समझ गए। और सबसे महत्वपूर्ण है, ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही जीवन का अस्तित्व है, और अगर कहीं पर है तो वो अभी वैज्ञानिक समुदाय को पता नहीं चला है। और पृथ्वी पर अगर इस जीवन का उदय है तो उसका सबसे मूल कारणों में एक कारण है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और वह क्लोरोफिल के बदौलत होता है। बिना क्लोरोफिल के यह संभव नहीं है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि सभी प्रकार के प्लास्टिड के एक जैसे कार्य नहीं है। ये क्लोरोफिल नामक पिगमेंट केवल क्लोरोप्लास्ट में ही रहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में नहीं रहते हैं। तो फिर ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट का पौधे में क्या काम है? तो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट पौधे में अलग तरह के काम करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन का संग्रह करना। क्या करना? हाँ, आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे भोजन बनाते हैं। तो क्या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाए गए भोजन को तुरंत पौधा खा पी के खत्म कर देते हैं? नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जितने भोजन का निर्माण करते हैं उसका कुछ ही भाग ही वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारे स्टोर हो जाता है स्टार्च के रूप में। और भोजन जो स्टोर होता है वह स्टार्च के रूप में होता है और ल्यूकोप्लास्ट में भी जाकर होता है। यानी ल्यूकोप्लास्ट का काम है अतिरिक्त भोजन को क्या रखना? स्टोर रखना। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर रखता है ल्यूकोप्लास्ट, स्टार्च को स्टोर रखता है, स्टार्च के रूप में ही कार्बोहाइड्रेट को स्टोर रखता है, प्रोटीन को भी स्टोर रखता है, लिपिड को भी स्टोर रखता है, वसा को भी स्टोर रखता है। और अलग अलग प्रकार के स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग होते हैं। देखिए आपके नोट में दिया हुआ है, स्टार्च को संग्रह करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट। स्टार्च संग्रह करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट। वही प्रोटीनोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट किसका संग्रह करते हैं? प्रोटीन का। ठीक है, एलायोप्लास्ट किसका संग्रह करते हैं?
वसा का संग्रह करते हैं। तो लिपिड जो वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब संग्रहित रहते हैं पौधे के कोशिकाओं में, और खासकर पौधे के कोशिकाओं के भीतर के लिक्योप्लास्ट में संरक्षित रहते हैं। लिक्योप्लास्ट का मुख्य काम है भोजन का क्या करना, संग्रह करना। क्योंकि कभी, और यह संग्रह भोजन ही हमें प्राप्त होता है। आप जो आलू खाते हैं, आलू में स्टार्च मिलता है, कौन से मिलता है, आलू में लिकोप्लास्ट है जो स्टोर किया हुआ स्टार्च को। आप जानते हैं जब पतझड़ हो जाता है, एक भी पत्तियां नहीं रहती है, तब भी पौधा जीवित रहते हैं। कैसे जीवित रहते हैं, उसी भोजन के द्वारा जो स्टोर है लिकोप्लास्ट में। क्लियर हो गया। और क्रोमोप्लास्ट का काम है फल फूलों को आकर्षक रंग प्रदान करना। आप जो फलों और फूलों के आकर्षक रंग को देखते हैं, वो फल और फूलों के आकर्षक रंग किसके कारण बनते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण बनते हैं। कुछ आकर्षक रंग वाले क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम नोट में दिए हैं, उसको देखिए तो एक बार। क्लियर है दोस्तों। आइए एक अलग टाइप के स्ट्रक्चर पर चलते हैं। और क्या है अगला स्ट्रक्चर, क्या, सेंट्रो। समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये नहीं कि ऊपर ऊपर जा रहा है। ऑनलाइन वाले सब फालतू फालतू कमेंट में काहे पड़े हुए हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम, इन्हें के पढ़ते जा रहे भूलते जा रहे हैं। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटो और प्लास्टिड। और दोस्तों जैसे ही चैप्टर खत्म होगा फिर हम उसके क्वेश्चन को क्लास में करेंगे। और जिस दिन क्लास होता है उस दिन जाइए, रात में घर पर बैठिए और देखिए कि आज के क्लास से कितने प्रश्न सॉल्व हुए हैं। और निश्चित ही आप क्लास में बेहतर तरीके से समझ कर जाएंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। और पढ़ने का अंतिम उद्देश्य वही है, क्वेश्चन सॉल्व करना, वो भी आसान तरीके से। इसीलिए वो करना बहुत जरूरी है। तो रोज जाकर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए, रोज। और दोस्तों कल ही फायरमैन का एग्जाम हुआ और हर एक क्वेश्चन हमारे नोट से आया है, आप चेक कर सकते हैं। चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, एक आध क्वेश्चन मिस्टेक किया है दोस्तों, और जो हमारे नोट से बाहर आता है क्वेश्चन, उसको पूरे बिहार में कोई नहीं बनाता है, ठीक है। अलम है। ठीक है, बस दिक्कत एक ही है कि थोड़ा लेट लगता, अन्य टीचर से थोड़ा बायोलॉजी समाप्त करने में लेट लगता है। और पटना में तो बहुत ऐसा टीचर है 20 दिन में बायोलॉजी समाप्त। हम उससे पढ़ने भी गए, टेक्निक हम भी सीख लेंगे, लेकिन टेक्निक ऐसा है कि सीधे ऊपर ऊपर, तो लेट लगता है।
लेकिन जिस दिन बायोलॉजी कंप्लीट होगा 100% कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सेंट्रोसोम पर आइए दोस्तों। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो केवल और केवल किसमें पाया जाता है? एनिमल सेल में। ठीक है, सेंट्रोसोम केवल किसमें पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है। हालांकि प्लांट और एनिमल के सेल अलग अलग नहीं है दोस्तों, प्लांट में भी वही सेल है जो एनिमल में है। अंतर है कुछ सेल ऑर्गेनल को लेकर, कुछ सेल ऑर्गेनल प्लांट के सेल में है तो एनिमल में नहीं है, एनिमल में है तो प्लांट में नहीं है। तो ये जो सेंट्रोसोम है केवल और केवल किसमें पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं। और अगर सेंट्रोसोम के आकृति को आप देखिए तो सेंट्रोसोम की आकृति जो है बेलन के समान दिखाई देती है। किसके समान दोस्तों? बेलन के समान दिखाई देता है। सेंट्रोसोम की आकृति किसके समान दिखाई देता है? बेलन के समान दिखाई देता है। ठीक है, किसके समान दिखाई देता है? बेलन के समान दिखाई देता है। ठीक इस तरह जिस तरह हम आपको स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसी तरह दिखाई देता है। और ये सेंट्रोसोम है। ये जो देख रहे हैं निकला हुआ दोस्तों फाइबर के समान स्ट्रक्चर जो निकला हुआ देख रहे हैं इसे एस्ट्रल रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रल रेज कहते हैं। और दोनों ही सेंट्रोसोम के भीतर दो दो और छोटी रचना रहती है। दोनों ही सेंट्रोसोम के भीतर दो दो और छोटी रचना रहती है। और सेंट्रोसोम के भीतर जो रचना रहती है उसे कहते हैं सेंट्रियोल। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम के भीतर दो और छोटी छोटी गोलाकार रचना या वर्गाकार रचना रहती है और उसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। यानी कि अगर सेंट्रोसोम केवल किसमें है? एनिमल सेल में। सेंट्रियोल किसमें पाया जाता है? यानी सेंट्रियोल भी केवल किसमें है? एनिमल सेल में। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सेंट्रियोल कहां पाया जाता है, तो अगर हम ठीक तरह से समझ गए तो निश्चित रूप पर कह सकते हैं कि सेंट्रियोल सेंट्रोसोम का भाग है। तो सेंट्रियोल भी केवल और केवल कहां होगा? प्लांट सेल में ही होगा। और सॉरी एनिमल सेल में ही होगा। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम का भी अभाव है और उसके साथ साथ किसका अभाव है? सेंट्रियोल का। अब यह सेंट्रोसोम क्या करता है? यह सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में कोशिका को मदद करता है। किसमें मदद करता है? सेल डिवीजन में कोशिका को मदद करता है। सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में। कोशिका विभाजन क्या है? पुराने कोशिका से नए कोशिका बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। पुराने कोशिका से नए कोशिका बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। और उसी सेल डिवीजन में मदद करता है सेंट्रोसोम। किसको? सॉरी, सेल को मदद करता है। सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेल को सेल डिवीजन में मदद। यह केवल किस में है? एनिमल सेल में है। सेंट्रोसोम के भीतर क्या पाए जाते हैं? सेंट्रियोल। आइए अगला संरचना पर। अगला संरचना है वैक्यूल, यानी क्या? रसधानी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि वैक्यूल जो है, वैक्यूल एक मेटाप्लास्ट संरचना है। कैसा संरचना है? मेटाप्लास्ट संरचना है। मेटाप्लास्ट। और मेटाप्लास्ट कहने का मतलब क्या? निर्जीव संरचना है। अभी तक हम देखे थे कि जो भी संरचनाएं थी वो क्या थी? सजीव संरचनाएं थी। कौन सी संरचनाएं थी? सजीव संरचनाएं थी। यानी सजीव संरचनाएं का होने का मतलब है कि वो टूटकर बिखर जाए तो पुनः उसका क्या हो सकता है? निर्माण हो सकता है। लेकिन यह निर्जीव संरचना है। निर्जीव मतलब यह बढ़ने या इसमें विभाजन करने की क्षमता
नहीं होती। और प्रमुख सेल ऑर्गेनल में दोस्तों, प्रमुख सेल ऑर्गेनल में रसधानी ही मेटाप्लास्ट है। बाकी अभी तक जितनी हम पढ़े हैं वो सारा का सारा ऑर्गेनोइड था। चाहे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर ले, राइबोसोम की बात कर ले, गोल्जी बॉडी की बात कर ले, लाइसोसोम की बात कर ले, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले, प्लास्टिड का बात कर ले, सेंट्रोसोम की बात कर ले, सारा का सारा जीवित था, ऑर्गेनोइड था। ये क्या है आपका मेटाप्लास्ट। अब इसका क्या काम है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो वैक्यूल है, रसदानी है, मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। वैक्यूल्स मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में या तो नहीं पाए जाते हैं, या एनिमल सेल का जो वैक्यूल्स होता है वह इतना छोटा होता है, इतना छोटा यानी बहुत छोटा होता है। तो वैक्यूल्स एक ऐसी संरचनाएं हैं जो केवल और केवल प्लांट सेल में, और प्लांट सेल का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। कभी कभी तो इतना बड़ा हो जाता है प्लांट सेल के अंदर का वैक्यूल कि प्लांट सेल के 90% भाग तक केवल क्या रहता है? वैक्यूल्स रहता है। तो वैक्यूल्स एनिमल सेल में नहीं ही पाए जाते हैं, और अगर वैक्यूल्स एनिमल सेल में पाए भी जाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है एनिमल सेल के लिए। इसका महत्व किसके लिए है? वैक्यूल्स प्लांट सेल के लिए। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है वाटर बैलेंसिंग, जल संतुलन को बनाए रखना। वैक्यूल्स को देखिए, इसका नाम ही है रसधानी, इसीलिए स्ट्रक्चर नहीं बताना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर थैली के समान होता है। किसके समान होता है? थैली के समान होता है। और इसके अंदर भरा रहता है क्या? सेल सैप भरा रहता है। क्या भरा रहता है? सेल सैप भरा होता है। कोशिका रस भरा होता है, और कोशिका रस कोशिका रस जो है पौधे के अंदर जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करती। क्लियर हो गया? समझ गए? और वैक्यूल्स के झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल्स के झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और टोनोप्लास्ट इसका एक अलग नाम क्यों है? कहिएगा कि वैक्यूल्स के झिल्ली को एक अलग नाम जीव वैज्ञानिकों ने प्रदान किया है, क्या कारण है? तो इस वैक्यूल्स के झिल्ली की एक बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों, कि ये वैक्यूल्स की झिल्ली जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, यह कोशिका झिल्ली की तरह अर्धपारगम होता है। कोशिका झिल्ली की तरह अर्धपारगम होता है। तो वैक्यूल्स के झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल्स के झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और टोनोप्लास्ट की खासियत है, ये भी कोशिका झिल्ली के समान क्या होता है? अर्धपारगम होता है। अभी तक ऐसा कोई सेल ऑर्गेनल नहीं बिना जिसका झिल्ली अर्धपारगम हो। ये एकमात्र वैक्यूल है जिसका झिल्ली कोशिका झिल्ली की तरह क्या है? अर्धपारगम। कोई दिक्कत है? समझ गए? तो हमने सभी महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल के बारे में समझ चुके हैं। सभी महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल और उसके कार्यों को देख लिए हैं, और बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? अब बहुत को देखिए बर्दाश्त नहीं होता है, 2 घंटा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ख्वाब देख रहा है नौकरी करेंगे हम भी ना। देखिए बर्दाश्त करना सीखिए। सबको लगता है कि अच्छा कुछ नहीं हुआ, चलो नौकरी कर लेंगे। कुछ नहीं हुआ, नौकरी कर लीजिएगा। नौकरी करने के लिए ही सबसे बड़ा त्याग करना पड़ रहा है आजकल। ठीक है? फालतू से काम नहीं चलेगा। घर पर दिन रात एक कीजिए, दिन रात एक, पागल की तरह पढ़िए। हाँ,
अब बहुत मार्केट में देखिएगा, मार्केट में मोटिवेटर का गैंग घूम रहा है जो मोटिवेट मारेगा आपको कि हे करो, हे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो उस सब के चक्कर में मत करना। जो भी व्यक्ति नौकरी क्या है ना, एक ही मेहनत करके घर पर पढ़ के, इसीलिए घर पर पूरा समय यूज करिए पढ़ने का। और एक बड़ा फालतू बात मार्केट में चलते रहता, कितना घंटा पढ़ना जरूरी है। इसके चक्कर में हम पटना आए हैं पढ़ने के लिए। पटना आते समय आपके मन में विचार था कि घूमेंगे गांधी घाट, जाएंगे बुद्धा पार्क, था मन में? वो तो पटना की फितरत है, आपको बहला फुसला के बर्बाद करेगा। तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना। हम पटना पढ़ने आए हैं और हर एक समय पढ़ने के लिए है। अरे 2-3 साल पढ़ दीजिए दिन रात एक करके, और उसके बाद मजा मारते मारते थक जाइएगा, फिर कहेगा मजा है, हल्ला बता है। तो 2-3 साल दिन रात एक कीजिए घर पर बैठकर। प्रोटीनोप्लास्ट एक क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीनोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट क्या दोनों एक ही होता है? बिल्कुल दोनों एक ही होता है, और दोनों ही प्रोटीन को स्टोर करता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, एक चीज को थोड़ा और समझ लेते हैं, अभी टाइम है। कि अभी तक हम देखे सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ है प्रोटोप्लाज्म है, यानी न्यूक्लियस भी प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। और प्रोटोप्लाज्म को हम अंदर से 2 भागों में बांट सकते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिए, और साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहते हैं ढेर सारे ऑर्गेनल, जिसका कुछ ना कुछ कार्य होता है, और उन्हीं के कार्यों के बदौलत कोशिकाएं जिंदा रहता है। तो हमने साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के भीतर सेल ऑर्गेनल पढ़ चुके हैं दोस्तों। लेकिन जितने सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं उसके अलावे कुछ और सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। हालांकि वो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ और संरचना का पता हाल फिलहाल में कोशिका के साइटोप्लाज्म में चला है। जैसे एस्फिरोसोम, परऑक्सीसोम, माइक्रोट्यूबल, साइटोस्केलेटन, ये सब भी सेल ऑर्गेनल कोशिका द्रव में रहता है, जिसका पता वैज्ञानिकों ने लगाया है। और दोस्तों कोशिका के बारे में आज भी अनुसंधान दिन रात चल रहा है। कहिएगा कि कोशिका के संबंध में सारी जानकारी सामने आ गई है, नहीं। भारत में भी कोशिकाओं के संबंध में अनुसंधान होने के लिए सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी सेंटर हैदराबाद में बना हुआ है, जहां वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं सेल के संबंध में। तो कुछ और जितना संरचनाएं हम पढ़े हैं ना, उनमें कुछ और का पता चला है। जैसे एस्फिरोसोम, ये पौधे के सेल में रहने वाला एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो लाइसोसोम की तरह वर्क करता है पौधे में। परऑक्सीसोम पौधे को प्रकाशीय शोषण कराने में मदद करता है। साइटोस्केलेटन प्रोटीन से बना नलिकाकार संरचना है जो कोशिका को अंदर से मजबूत बनाता है। माइक्रोट्यूबल्स प्रोटीन का ही बना छोटी छोटी ट्यूबल समान संरचना है जो सेल के अंदर जो है परिवहन व्यवस्था को संभालता है। क्लियर है, बात को समझ गए? तो उन सब सेल ऑर्गेनल के अतिरिक्त अन्य कई सेल ऑर्गेनल है जिसका पता लगाया गया है, उसको भी आप देखिए, नोट में दिया हुआ है दोस्तों। बिल्कुल 4 सही है। वैक्यूल्स का 4 नंबर क्या है? वैक्यूल्स का 4 नंबर देख लेते हैं।
बिल्कुल सही है। रसधौनी जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए का कार्य करती रहती है, बिल्कुल सही है। प्रोटीनोप्लास्ट एल्यूरोप्लास्ट एक ही चीज है, दोनों प्रोटीन को ही जमा रखता है। चलिए क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, सेल ऑर्गेनल पढ़ लिया, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस के बारे में। आइए दोस्तों पढ़ते हैं सेल के न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का खोज काफी पहले रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा हो गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और नॉर्मली हम न्यूक्लियस के बारे में यही कहते हैं दोस्तों कि कोशिका के भीतर पाए जाने वाले सघन गोलाकार पिंड को या बॉडी को क्या कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये न्यूक्लियस कोशिका के बीच में ही हो, साइड में भी हो सकता है। और जरूरी नहीं हो कि कोशिका में केवल एक न्यूक्लियस हो, दो न्यूक्लियस भी हो सकता है। और कुछ कोशिका तो दोस्तों ऐसे भी मिले हैं जिसमें न्यूक्लियस दो नहीं, ढेर सारे न्यूक्लियस भरे पड़े हैं। हालांकि ऐसी कोशिका बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है? तो ये वो सेल स्ट्रक्चर है जिसका खोज काफी पहले रॉबर्ट ब्राउन ने कर दिया था। या कोशिका के भीतर साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले गोलाकार सघन पिंड को, बॉडी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। सामान्य रूप से देखा जाए तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसे भी इस प्रकृति में मौजूद है जिसमें डबल न्यूक्लियस होते हैं। जैसे पैरामीशियम प्रोटोजोआ का नाम सुने हैं? पैरामीशियम प्रोटोजोआ का नाम सुने हैं? वो पैरामीशियम प्रोटोजोआ के सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं। कुछ ऐसे भी न्यूक्लियस है जिसमें सेल है जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियस है, दो से अधिक न्यूक्लियस। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि न्यूक्लियस जो है दोस्तों, कोशिका के बीच में जो न्यूक्लियस होते हैं ये भी डबल लेयर मेम्ब्रेन के बने होते हैं। कितने लेयर चरार होता है? हाँ, कोशिका के केंद्रक में भी कितना मेम्ब्रेन? दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और यह मेम्ब्रेन जगह जगह पर इस मेम्ब्रेन में क्या बना रहता है? छिद्र बना रहता है। जगह जगह पर क्या बना रहता है? छिद्र। क्यों? तो इस केंद्रक के भीतर, कोशिका के केंद्रक के भीतर दोस्तों जीव द्रव का जो भाग मौजूद रहता है, जीव द्रव का जो भाग मौजूद रहता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक के भीतर जो कुछ भी या जीव द्रव का वो हिस्सा जो केंद्रक के भीतर है या साइटोप्लाज्म के समान पदार्थ जो केंद्रक के भीतर है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि केंद्रक द्रव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रक द्रव कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। और बाहर में दोस्तों कोशिका है, बाहर में क्या है? अब कोशिका के बाहर क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म का पदार्थ न्यूक्लियोप्लाज्म में जाए और न्यूक्लियोप्लाज्म का पदार्थ, यानी जब न्यूक्लियोप्लाज्म में किसी पदार्थ की कमी हो जाए तो उसकी आपूर्ति कहां से हो जाए? साइटोप्लाज्म से। और जब न्यूक्लियोप्लाज्म में किसी चीज की कमी हो जाए तो उसकी आपूर्ति कहां से हो जाए? इसलिए यानी कि खाद्य पदार्थों के आदान प्रदान के लिए कोशिका झिल्ली में जगह जगह क्या बने, केंद्रक झिल्ली में जगह जगह क्या बने होते हैं? छिद्र बने होते। छिद्र बने रहने के कारण केंद्रक के भीतर का केंद्रक द्रव और कोशिका के भीतर के कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान आसान तरीके से होते रहता है। क्लियर हो गया? अब कोशिका के भीतर इस केंद्रक द्रव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचनाएं पाई जाती है। ये हुआ केंद्रक, और केंद्रक है डबल लेयर, और डबल लेयर में है जगह जगह क्या?
छिद्र क्यों है, छिद्र पता चल ही गया है क्या जी। अब इस न्यूक्लियस के भीतर का जो सबसे प्रमुख स्ट्रक्चर है वो एक जाल के समान रचना में है। किसके समान रचना में है? जाल के समान रचना में है, जाल के समान संरचना में। अब कहिएगा ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर में घुस के नहीं, ये न्यूक्लियस के भीतर जो जाल के समान संरचना है दोस्तों, इसको कहते हैं, क्या हुआ, न्यूक्लियस के भीतर ये जो जाल के समान संरचनाएं हैं इसको कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हार बनाना है नहीं, यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसको भी हटा देते हैं। ये जो न्यूक्लियस है दोस्तों, इस न्यूक्लियस के भीतर में जाल के समान दिख रहा है जी, जाल के समान संरचनाएं बनी होती है। किसके समान? जाल के समान संरचनाएं बनी होती है। और न्यूक्लियस के भीतर जो जाल के समान संरचनाएं बनी होती है इसका नाम है क्रोमेटिन नेटवर्क। इसका नाम क्या है दोस्तों? क्रोमेटिन नेटवर्क नाम है। क्या नाम है? क्रोमेटिन नेटवर्क नाम है। क्या नाम है? क्रोमेटिन नेटवर्क नाम। और यह काफी महत्वपूर्ण संरचना। कैसे महत्वपूर्ण संरचना है ये क्रोमेटिन नेटवर्क? ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सबसे बना होता है क्रोमेटिन नेटवर्क। और क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है दोस्तों? तो क्रोमेटिन नेटवर्क जो है कोशिका विभाजन के समय, किसके समय? कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है एक क्षार के समान संरचनाएं में बदल जाती है। किसके समान संरचनाएं में बदल जाती है? क्षार के समान संरचनाएं में बदल जाती है। तब इसे कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? यानी क्रोमेटिन नेटवर्क सेल डिवीजन के समय जाल के समान आकृति से क्षार के समान आकृति में कन्वर्ट हो जाती है। और क्रोमेटिन नेटवर्क जब जाल से क्षार के समान में कन्वर्ट हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है दोस्तों। माता पिता के गुण उनके बच्चों में जो हस्तांतरित होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? कैसे होते हैं उसको हम जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आगे। लेकिन आप देखे होंगे कि जो बच्चे होते हैं उनमें माता पिता के लक्षण पाए जाते हैं ना, तो माता पिता के लक्षण उसके बच्चों में गया कैसे, किसके द्वारा? तो सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो ये जाल के समान रचना है क्रोमेटिन नेटवर्क, जो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना हुआ है, यही क्रोमेटिन नेटवर्क क्या बन जाता है? और अगर आप पूछिएगा क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, क्रोमोसोम भी उसी से बना होगा जिससे क्या बना हुआ है। क्लियर हो गया? तो माता पिता के गुण उनके बच्चों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा हस्तांतरित होते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र कौन बनता है? और गुणसूत्र के बारे में हम काफी डिटेल में जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और केंद्रक के अंदर एक और महत्वपूर्ण संरचना होती है, उसका नाम है केंद्रिका न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। केंद्रक के भीतर एक और महत्वपूर्ण संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। ये भी गोलाकार संरचना, यानी कि केंद्रक के अंदर जो एक और गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? केंद्रिका। और इसका काम है आरएनए नामक मॉलिक्यूल्स का संश्लेषण करना। किसका?
आरएनए नामक मॉलिक्यूल्स का संश्लेषण। तो कोशिका का जो न्यूक्लियस है कितना मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, और उसमें जगह जगह छिद्र क्यों बने होते हैं? ताकि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच खाद्य पदार्थों का क्या हो सके, आदान प्रदान हो सके। केंद्रक के भीतर जो जाल के समान संरचनाएं होती है उसे क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन नेटवर्क हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का, और यही क्रोमेटिन नेटवर्क कोशिका विभाजन के समय आकार बदलकर क्षार के समान हो जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? गुणों को, माता पिता के गुणों को उनके संतान में हस्तांतरित करने वाला कौन है? कैसे गुणसूत्र स्थानांतरित करता है, इसको हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और दूसरा महत्वपूर्ण कि केंद्रक के भीतर भी एक गोलाकार संरचना होता है, उसके क्या कहते हैं? केंद्रिका। अब अगर हम देखें कि यह न्यूक्लियस क्या काम करता है सेल के लिए, न्यूक्लियस सेल के लिए क्या काम करता है, तो न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर होने वाले समस्त कार्यों पर कंट्रोल रखता है। सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल जिस भी प्रकार का कार्य करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो श्वसन होता है उस पर कंट्रोल न्यूक्लियस रखता है। राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं उस पर कंट्रोल न्यूक्लियस रखता है। सेल के अंदर होने वाले समस्त गतिविधियों पर न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उनके कार्यों के बीच कोऑर्डिनेट का काम यानी समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है? सेल का न्यूक्लियस करता है। यही कारण है कि न्यूक्लियस को सेल का क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस सेल का क्या है? ब्रेन। तो कहिए दोस्तों, सेल खत्म हो गया है। आशा करते हैं आप बेहतरीन तरीके से हर चीज समझ रहे होंगे। क्या आप बताइए, राइबोसोम का कार्य नहीं बताए थे? कहिए हर चीज स्पष्ट है कि नहीं दोस्तों? कहिए कहीं पर कोई दिक्कत? और ध्यान रखिएगा कि पढ़ाने के दौर में हम देखते हैं कि अपने धुन में पढ़ाते हैं, तो हो सकता है कभी कभी नोट का एक दो बात जो है ना वो हम ना बता सके, तो जो ना बता सके वो खुद से भी पढ़ लेना है। क्या ठीक है? तो कुछ कुछ पॉइंट में क्लियर, और कहीं भी दिक्कत है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है? घर पर दिक्कत आ गया, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? अच्छा, मिल जाएगा मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ऑनलाइन देख लीजिएगा, ऑनलाइन सारा टेलीग्राम ग्रुप पर से हर जगह नंबर वायरल है मेरा नंबर, तो आप लोग को कैसे नहीं नंबर। चलिए ऑनलाइन बोले दो। ठीक है दोस्तों, आगे क्या क्या बचा हुआ है? चलिए, तो आगे दो प्रकार की कोशिका है, एक क्लास और कोशिका में लगेगा, तो पुनः आइए नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं। और ऑनलाइन वाले का आप कुछ कमेंट देख लेते हैं, क्या कोई इन्हें दिक्कत है बताइए ऑनलाइन वाले सब। निभा तिवारी, राइबोसोम एक बार फिर से बता दीजिए। अरे आप देखिए ना राइबोसोम, बहुत डिटेल में हम बायोलॉजी को खींच रहे हैं। सेमी परमेबल नंबर उत्कर्ष सोलंकी सेमी परमेबल बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में ही। फर्स्ट क्लास का वीडियो देखिए, वीडियो सारा एक जगह कर दिया है ना बायोलॉजी का। हाँ, एक जगह कर दीजिए ताकि विद्यार्थी खोजने में कोई दिक्कत ना हो। ऑनलाइन ऑफलाइन सब आसानी से वीडियो तक पहुंचे।
आराम आराम से निकलिए सब। सेल का सेल का जीवन काल कितना होता है? प्रत्येक सेल का अलग अलग होता है। सेल का जीवन काल मिनटों घंटों से लेकर कई दिनों तक का होता है। कब तक बायोलॉजी खत्म होगा? 2-3 महीना, 3 महीना प्लस लग जाएगा जहां तक मेरा अंदाज है। बायोलॉजी खत्म होने में कितना समय लगेगा? चलिए, अंकित यादव कौन है देखिए, नंबर सेंड कर दिए हैं। राइबोसोम पढ़ाए हुए, राइबोसोम पढ़े भी नहीं किए थे? पढ़ाए थे? और नहीं पढ़ाए तो आप पढ़ लीजिए ना 1-2 पॉइंट और। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब।